पंचगव्य का सेवन किया गौशाला से उठाकर, और उस वीडियो पर कई लोगों ने कई तरह से प्रतिक्रियाएं दी और मोस्टली इंडियंस के लिए वो एक एब्रप्ट वीडियो लगा, जो फेसबुक पे या ट्विटर पे जो एक बहस छिड़ गई कि क्या पंचगव्य का सेवन इस तरह से जायज़ है या जायज़ नहीं है। 15 साल से मैंने पंखा ही नहीं चलाया रात को। पीतल के बर्तन में खाना बनता है, मटके में आप पानी पीते हैं, एसी में आप सोते नहीं हैं। हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। आज हम करनाल में आ चुके हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मनोज मित्तल जी। हमारी किचन को अगर हम अच्छी तरह से मैनेज कर लें तो हम बीमार कभी हो ही नहीं सकते। एक्चुअली अगर हम पालथी मार के भोजन लेते हैं ऐसे करके तो उससे हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है। देखिए, भगवान ने जो ये बगीचा बनाया है, इस बगीचे में, इस सृष्टि में या तो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं या गरीब मानव जाति है। तो ट्रैवल जुनून का ये बड़ा अच्छा मुहिम है, बड़ी अच्छी मुहिम है ये, और इससे निश्चित रूप से जो आने वाली जनरेशन है उसका जनरेशन का बहुत ज़्यादा भलाई होने वाली है। भारतीय संस्कृति की एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेबल है, वो साइंटिफिक है। उसमें चाहे जो हम शंख बजाते हैं तो उसका क्या लाभ है, या फिर हम गाय का मूत्र लेते हैं, गाय का पंचगव्य लेते हैं तो उसका हमारे फिटनेस से क्या रिलेशन है, या हम घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं तो उसका क्या लाभ है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। संस्कृत का अगर उच्चारण करते हैं हम तो संस्कृत के उच्चारण मात्र से ही हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारे ब्रेन की, हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है। तो कैसे भारतीय संस्कृति हमारी हेल्थ को सिक्योर करती है, उसका इंश्योरेंस करती है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ये छोटा सा सेशन है, स्मार्ट सेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक लगातार जुड़े रहें, क्योंकि मुकेश जी की मुहिम तभी आगे साकार होगी जब आप इसको आगे भी स्प्रेड करेंगे और सब लोग इसका फायदा उठाएं। जिनको नहीं पता है उनको भी पता लगे कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और कैसे कैसे हमारी हेल्थ के साथ इसका रिलेशन है, फिटनेस के साथ रिलेशन है। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। मनोज जी ने पूरी जो भूमिका है उसको आपको बता दिया कि किस तरह हमारा जो इशू है रहने वाला है। लेकिन जब मैं इनके क्लिनिक में आया तो क्लिनिक में आते ही सबसे पहले जो मैंने क्या देखा, मनोज जी डॉक्टर हैं एलोपैथी के, लेकिन पूरे क्लिनिक में जो माहौल आपको दिखता है आध्यात्मिक माहौल दिखता है, आपको आयुर्वेद का माहौल दिखता है। तो मनोज जी इसकी वजह क्या है? इसका देखिए, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र है, भारतीय चिकित्सा का जो आधार है वो आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ और लाइफस्टाइल है। पिछले 3-4 हजार सालों से, या जब से हम कहीं मानव जाति है पृथ्वी पे, तब से लेके हमने प्रकृति का संरक्षण लेके प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा की है। एलोपैथी का तो केवल 200 साल का इतिहास है। मैं तो एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन कोई भी पैथी अपने आप में कारगर नहीं है। पिछले 2 साल के पीरियड में पूरी दुनिया ने देख लिया कि खाली एक पैथी के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम आगे जीवन नहीं बढ़ा सकते। शंख भी है और पंचगव्य की बात भी हम करेंगे आगे। लेकिन जो सवाल ये है, आप डॉक्टर हैं एलोपैथी के और आप बात कर रहे हैं आयुर्वेद की और बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, तो क्या जो एक एलोपैथी डॉक्टरों का जो समूह है जिसके आप सदस्य भी होंगे, तो क्या वहाँ से आपको विरोध नहीं मिलता है? हाँ, वहाँ से थोड़ा सा अज्ञान की वजह से ऐसा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि कई बार ईगो का क्लैश हो जाता है कि भाई हम अगर ऐसे एलोपैथी डॉक्टर हैं तो हम आयुर्वेद की बात क्यों करें। देखिए, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग तो हमारे एक जीवन का हिस्सा है। हम त्रिफला खाए बगैर कैसे रह सकते हैं? हम आंवले को कैसे नकार सकते हैं कि आंवले का जो दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वो आंवला है। अगर एक आंवला खा के हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है तो मैं क्यों एलोपैथी दवाई लिखूँ? और बड़ी सारी एलोपैथी दवाइयाँ नॉनवेज से बनाई जाती हैं, जिसमें खून होता है, मांस होता है, चर्बी होती है जानवरों की, ऐसी बड़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो जो लोग नॉनवेज नहीं है, जो प्योर वेजिटेरियन है, वो क्यों ऐसी दवाई खाएं? तो ये चीज़ किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। ये तो एक आदमी की चॉइस है कि वो जीवन अपना कैसे जीना चाहता है, क्या वेजिटेरियन होकर जीवन जीना चाहता है। कई बार लोग गोमूत्र से तो परहेज करते हैं और अंडे से या नॉनवेज से परहेज नहीं करते। तो मेरे को ये चीज़ जायज़ नहीं लगती। और मेरे साथ ऐसा बहुत बड़ा समूह है, लगभग 10 करोड़ लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। पूरे देश भर में 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो डिफरेंट वीडियो को देखते हैं। कोई वीडियो 4 करोड़ पे आते हैं, कोई 3 करोड़ पे। वो सब लोग इसको लाइक करते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति के साथ रह के, भारतीय संस्कृति की गरिमाओं में, मर्यादा में रह के हम हेल्दी रह सकते हैं, तो हमें क्यों अननेसेसरी दवाई खानी पड़े। पीतल के बर्तन में खाना बनता है, मटके में आप पानी पीते हैं, एसी में आप सोते नहीं हैं, और क्या क्या दिनचर्या है मनोज मित्तल जी की। जो दिनचर्या है वो कैसी सुबह से शाम तक है, मोटा एक ढांचा हमें बता सके उसका। मैं एक योगी हूँ। मैं पिछले 17 साल से रेगुलरली योग करता हूँ। उससे पहले जाने में भी योगी वाली मेरी दिनचर्या थी बचपन से ही, क्योंकि मेरे माता पिता की भी बड़ी सिंपल सरल जीवन शैली थी, तो उसका मुझे लाभ मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि दिनचर्या ऐसी हो कि हमें कभी भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े।
हमें कभी बीमार ना होना पड़े। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, इस समय हमारी दिनचर्या में खोट है, और जो भारतीय सनातन संस्कृति को मानता है उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ नहीं सकता, उसको हमें अमल करना पड़ेगा। हम इनको प्रतीक मात्र ना समझें, हम शंख को प्रतीक मात्र ना समझें, केवल हम केवल ध्वजा को इसको प्रतीक ना समझें। जो लोग प्रतीक समझते हैं वो बीमार होते हैं, फिर उनको दवाई लेनी पड़ती है। हमने इनको अपनी जीवन शैली में ढाल रखा है। जो सुबह शाम शंख बजाएगा तो उसे कैसे ब्लॉकेज हो सकती है, उसे हार्ट अटैक हो नहीं सकता। जैसी गुरुकुल में, भारतीय गुरुकुलों में शंख बजाया जाता था, देखिए ऐसे, अगर 3-3 बार सुबह शाम हम शंख बजाते हैं, फिर कैसे हमें बीमारी होगी? तो शंख की ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि इससे निकलने वाली जो वेव्स हैं, जो स्केलर वेव्स निकलती हैं इसमें से, साउंड वेव्स, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस कर जाती हैं। तो जो हमारी सॉलिड जो ब्लॉकेज हो रही है जगह जगह, उन ब्लॉकेज को भी, दीवार को अगर बंद कमरा करके भी शंख बजाएंगे तो दीवार को भी क्रॉस करके इसे आवाज जाएगी। 1-1.5 किलोमीटर तक की रेडियस है इसकी, वहां तक जाएंगी। तो हमारी ब्लॉकेज कैसे रहेगी? तो 3-3 घंटे अगर 3-3 बार हम सुबह शंख बजा लें, उसी से ब्लॉकेज से बचाव हो जाता है। तो मैं भी लगभग सुबह में 3:30 बजे उठता हूँ, 3:30-4 बजे, और शाम को रात को 10-10:30 बजे सोता हूँ मैं। तो हम लोगों के लिए 4 घंटे की नींद काफी है, पर्याप्त है। अगर हम गलत खाना खाएंगे, उल्टा खाना खाएंगे, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उससे एसिड बनता है। फिर लोग बड़ा सारा पानी पीते हैं कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, उससे वो नशा रहता है, वाटर टेंशन होती है, बॉडी में सुस्ती रहती है, तमस रहती है, फिर 6-6 घंटे में भी नींद नहीं होती पूरी। तो हम लोगों की नींद पूरी कम समय में इसलिए होती है क्योंकि हम लोग बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, बहुत सिंपल, बिना मिर्च के, किसी भी तरह की मिर्च नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, नमक बड़ा कम रखते हैं, सिंधा नमक यूज़ करते हैं। उससे फिर 15 साल से मैंने पंखा ही नहीं चलाया रात को, पंखा कूलर एसी में कुछ नहीं चलाता। मैं भी आपको दिखाऊंगा, ऊपर बालकनी में मैं सोता हूँ, मच्छरदानी लगा के सोता हूँ, जितनी मर्जी गर्मी हो। लोग तो अभी से कह रहे हैं कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तो लोगों ने अपने शय का तोड़ रखा है, एसी सारे कंडम हो गए हैं। हमारा एसी है हमारा लीवर, ये है हमारा एसी, और फिर ये हमारा एसी है किडनी, एक हमारा एसी है हार्ट, एक हमारा एसी है लंग्स। तो अगर हमारे लंग्स हार्ट मशीन अगर कामयाब है, तब हमें बीमारी छू नहीं सकती। तो इसलिए उनको कामयाब रखने के लिए बड़ा ही सरल जीवन जीना होता है। अगर सरल जीवन जिएंगे हम, तो उसका ऐसा चस्का लग जाता है कि फिर गलत चीज़ों से अपने आप उसको बचा लेते हैं। लेकिन मनोज जी, सवाल ये है, जैसे आपने बोला फ्रिज का पानी नहीं, मतलब अवॉइड करना चाहिए, एसी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो एक लाइफस्टाइल जिसमें हम लोग रह रहे हैं, देखिए आपको टू द फ्रैंक बोलूँ मैं, तो बहुत नामुमकिन है ये। अगर कोई बोले कि एसी हमें नहीं करना है, तो नामुमकिन है। हम बोले फ्रिज का पानी नहीं पीना है, तो नामुमकिन है एक तरह से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं तो मटके का पानी पी लेता हूं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि फ्रिज का पानी ही चाहिए होता है मुझे। तो और यही हाल मोस्टली लोग का, जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो ही नहीं सकता। जो मुकेश जी, माइंडसेट है, हो सकता है हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमारा परिवार कभी फ्रिज का पानी नहीं पीता। तो एसी का अगर यूज़ करना है, जैसे उमस है, तो एसी को कंफर्ट जोन में रहने के लिए, वीआईपी जोन में रहने के लिए, ऐशो आराम के लिए यूज ना करें, 30 नंबर पे चलाएं उसे। जापान में ये नियम है कि 28 डिग्री से नीचे एसी चला ही नहीं सकते। इंग्लैंड में, यूके में नियम है कि 26 डिग्री से नीचे। इंडिया में नियम नहीं है, 18 डिग्री तक लोग चलाते हैं। बाहर इतनी धूप बरस रही है, अंदर 18 डिग्री पे एसी चला के बैठे हैं। तो ये भोग विलास की चीज़ें नहीं है, इनको केवल एज ए ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं कि भाई गर्मी हमें बड़ी लग रही है तो 30 पे चला लो, भाई उमस निकल जाए। लेकिन ठंडक के लिए एसी नहीं चलाना कि हमें कूल फील हो, कूल चिलिंग ठंड हो। अच्छा, मुझे मैम ने बताया कि सर की बहन का घर है पानीपत में, और भाई दूज पर सर ने क्या किया, मनोज जी ने, कि ये साइकिल से गए थे पानीपत तक। कितना किलोमीटर होगा सर यहाँ से? 35 किलोमीटर। और 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर उसी शाम को ये आ गए। तो ये तो एक बात हुई कि आपने ऐसा किया है। और लेकिन रास्ते में जब लोग मिलते होंगे तो कैसे आपसे बात करते होंगे, आप क्या बोलते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं? जगह मैं गया, कई लोग मिले, बड़ा खुश हुए, उनको बड़ा, मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ। मैं कह रही तो आप भी जाओ। और सबको, मेरी बहन रहती है वहाँ पे, तो मैं 3 बार जा चुका। भैया दूज पे गया था मैं, फिर रक्षाबंधन वाले दिन गया था, फिर अगली रक्षाबंधन वाले दिन गया था। तो मैं 3 बार जा चुका। हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई, एक पंचगव्य का वीडियो आया, आपने पंचगव्य का सेवन किया गौशाला से उठाकर, और उस वीडियो पर कई लोगों ने कई तरह से प्रतिक्रियाएं दी। और मोस्टली इंडियंस के लिए वो एक एब्रप्ट वीडियो लगा, जो फेसबुक पे या ट्विटर पे जो एक बहस छिड़ गई कि क्या पंचगव्य का सेवन इस तरह से जायज़ है या जायज़ नहीं है। आपके पास भी जाहिर सी बात है लोगों ने कमेंट आप तक पहुंचे होंगे, और फिर एक आपकी तबीयत खराब होने का वायरल वीडियो आया कि पंचगव्य का सेवन करने वाले डॉक्टर अस्पताल में पहुंच गए। तो उन सब के बीच आप पर क्या गुजरी, क्या आपने फेस किया, वो बताइए, और फिर हम आगे बताएंगे पंच क्या हो। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की एक वो है भारतीय, बहुत बड़ी भारतीय डिक्टम है ये। तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमें रहना है।
जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए, जिन लोगों ने गलत कमेंट किए, वो सब मेरे भाई हैं। तो आज नहीं तो कल उनके सामने भी सच सामने आएगा। देखिए, ये तो जीवन शैली है जो भारत वर्ष में गाय माता को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है। गाय को एक आम एनिमल ना समझे लोग, तो उसमें और बाकी लोगों में बड़ा फर्क है, बाकी जानवर में। तो गाय का जो मूत्र है वो अमृत के समान है। वेदों में, पुराणों में बड़ी इसकी महिमा मंडन की गई है, कैसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। गाय का दूध बड़ा ही कीमती है, एक एक चीज पंचगव्य गाय से मिलने वाला वो लाभदायक है। देखिए, कुछ चीजों में मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, तो उसका रिजल्ट सामने आया कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनती है शरीर में, तो उसमें बड़ी रिसर्च हो गई, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन उसमें अमृत बन जाता है, सोमरस भर जाता है खीर में, हम खीर भर के खाते हैं, सदियों से खा रहे हैं सब लोग और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती तो हम उसको झूठ नहीं कह सकते। पहले रिसर्च प्रूव से करना पड़ेगा कि झूठ बोलने से पहले ये झूठ है। तो इसलिए गाय के मूत्र के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, लेकिन काफ़ी सारी रिसर्च होने भी बाकी है। उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि गाय के गोबर में, जब गाय गोबर देती है तो इतनी सारी ऑक्सीजन होती है, और जब उपले बनाते हैं तो उससे और ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके बारे में फिर गाय के गोबर में विटामिन B12, विटामिन B6 कितनी मात्रा में है कि वो रेडिएशन से बचाती हैं। देखिए, इस पे ये एक छोटा सा ये चिप बनाई गई है जो कि रेडिएशन से बचाती है। ऐसी ऐसी चिप गाय के गोबर से बनाई गई है। साइंस इतनी एडवांस है, तो ये भी ये रिसर्च का विषय है। अगर इस जो दिन भर हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें से रेडिएशन निकलता है, तो अगर मोबाइल के बैक साइड में लगा लें तो गाय के गोबर से बनी चिप, जो बड़ी थिन फिल्म है, नैनो फिल्म है, गाय के गोबर से बने नैनो फिल्म है, जो कि हमें रेडिएशन से बचाती है। हम चाहें तो इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, ऐसे पॉकेट में रख लें इस चिप को, जिससे कि जो हम जाते हैं, हम एसी के पास में सो के गुजरे, हम फ्रिज के पास में सो के गुजरे, हम कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल के आसपास से गुजरे जहाँ से कि रेडियो वेव्स आ रही है, तो उस सारे रेडिएशन से हमें बचाती है। जैसे रुद्राक्ष बचाता है, जैसे बेलपत्र का पत्ता हमें रेडिएशन से बचाता है, इसी तरह से गाय के गोबर में रेडिएशन से बचाने की बड़ी शक्ति है। फिर शास्त्रों में तो कई हजार सालों से आया है कि जिस जच्चा की नॉर्मल डिलीवरी ना हो पा रही हो, बड़ी मुश्किल से डिलीवरी ना हो पा रही हो, तो उसको गाय का लगभग 2.5 किलो गोबर उसको एक सूती कपड़े में से, मलमल के कपड़े में से रख दो, उसको 7 बार छान लो, 7 तह वाला कपड़ा हो या एक कपड़े से 7 बार छान लो। उससे जो अर्क निकलेगा, मान लो आधी कटोरी अर्क निकलेगा या 4 चम्मच अर्क निकलेगा 2.5 किलो गोबर में से, उस अर्क को जच्चा को पिला दो तो डिलीवरी नॉर्मल होने के पूरे चांस रहेंगे। इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर इस पर रिसर्च नहीं हो रही तो हम इसको झूठ नहीं कह सकते। पहले रिसर्च प्रूव करें कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो फिर साइंस कह देगी कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इस पर रिसर्च हो ही नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को हम प्रतीक मात्र ना समझें, और जो वेदों में, पुराणों में लिखा है, जो भारतीय संस्कृति में लिखा है, उसको इग्नोर ना करें, उसको इग्नोर करके आगे ना बढ़ें, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। चाहते तो बहुत सारे लोग हैं ऐसा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, भारतीय संस्कृति, क्योंकि हमारा जो परिवार है पुराना भारतीय जीवन शैली का परिवार है, हम 9 भाई बहन हैं। तो 9 भाई बहन सारे के सारे नॉर्मल डिलीवरी से हैं। मम्मी ने तो कभी सीजरियन नहीं करवाया, तो मम्मी तो एकादशी के व्रत पे थोड़ा सा गाय का गोबर लेती थी, 1 मासा गोबर लेती थी। तो 1 मासा गोबर, गाय का गोबर लेने का विधान भी है भारतीय शास्त्रों में, तो वो लेती थी। तो हम भी बीच बीच में जब भी समय मिलता है हम भी एकादशी पे ले लेते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अरे यार डॉक्टर साहब, तो मैंने तो अपने, हमारा एक परिवार का एक उत्सव था, गोपाष्टमी का उत्सव पर्व था, तो गोपाष्टमी के पर्व पे मैंने लिया, तो फिर वो मीडिया ने कैच कर लिया, तो कह रहे कि यार आप तो डॉक्टर साहब पब्लिक लिए ऐसा करो। मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, साधारण चीज़ें हैं, तो हम सेवन करते हैं। और भारतीय संस्कृति की इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। सब लोग इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि किस फॉर्म में लें हम पंचगव्य को, क्या इसको कैप्सूल के रूप में लें, क्या इसे सिरप बना के लें, ये आदमी और रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर ना करें, इनको अपने जीवन में स्थान दें, जिससे कि हम लाभ से। ये देखिए गोबर के गणेश जी हैं, गोबर के अपने गणेश जी, बॉम्बे में प्रशासक समिति है, प्रशासक समिति ने गिफ्ट किया मेरे को एक ये राजीव भाई दीक्षित जी का गोबर का बना वो है, पेंडेंट है, तो ये भी गले में डालने के लिए भेजा उन्होंने, और ये चिप है। तो इनको हम स्थान दें, जो भारतीय संस्कृति से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वो लोग इसका बड़ी कीमत समझते हैं। किसी भी मीडिया हाउस ने इसके बारे में कभी कोई निगेटिव नहीं बोला। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, वो उनके पर्सनल विचार है, मुझे उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे करके वो भी समझेंगे आने वाले समय में, जब इस पर रिसर्च होगी तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बोला था कि रिसर्च की ज़रूरत है, आपने ये बात कही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक तबका है हमारे देश में, हम ही लोगों के बीच में से है, हम ही लोग, कुछ जैसे मेरे परिवार में, दोस्तों में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मजाक की तरह देखते हैं। तो
क्या अज्ञानता वजह है या जानबूझकर फैलाया गया कोई ऐसा प्रोपोगेंडा है कि जो इस अध्ययन के खिलाफ या इस रिसर्च के खिलाफ फैलाया गया है समाज में, जो हंसने का कारण बन रहा है, जो लोगों की हंसी आ रही है, उसके पीछे जो कारण है वो उस प्रोपोगेंडा वैसा कारण है? देखिए, मेरा इतना गहरा विश्वास है इस चीज़ में, इतनी अच्छी आशा है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ना मैं इसमें टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हम अच्छा काम करें, आगे बढ़े। बहुत सारे लोग, राजीव दीक्षित भाई के बड़े सारे फॉलोअर्स इस चीज़ से इतना खुश हैं कि देश में अनेकों गुरुकुल भी आगे बनने चाहिए और गौशालाएं भी इतनी बननी चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरे हाथ में कुछ कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर्स की और जो उनके स्क्रीनशॉट्स हैं वो हैं। तो इसमें क्या है कि जो पंचगव्य का सेवन है जो मनोज जी ने किया है, उसको लेकर कई बार उनका जो है उपहास उड़ाया गया है और कुछ वायरल जो चीज़ें हैं कि वो बीमार हो गए पंचगव्य का सेवन करने के बाद। इस तरह के कटिंग्स हैं। ये तो हमारे देश की स्थिति हुई, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है ये देखिए। जो दूसरा जो कटआउट है, मतलब ये डिटेल है, विदेश में लोग गाय को गले लगाने के लिए लोग एक शुल्क दे रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं गाय को गले लगाने के लिए, और उस कीमत को देकर जो गले वो लगा रहे हैं उससे वो हैप्पी हो रहे हैं, उससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, वो सेहतमंद हो रहे हैं। ये बाहर की चीज़ है। तो हमारे देश की स्थिति देख लीजिए और बाहर की स्थिति आप देख लीजिए। तो मनोज जी, ये जो आपका ये दोनों जो है तुलनात्मक, जो अगर हम कंपेयर करें तो आप बताइए आपकी किस तरह से? देखिए, जो काउ हगिंग है तो अमेरिका में एक ट्रीटमेंट हो गया अभी, जो मेंटल इलनेस है, कई सारी बीमारियों का एक समाधान है। 15,000 रुपये देने पड़ते हैं 90 मिनट की काउ हगिंग के लिए। $200 खर्च करके 1.5 घंटे तक गाय के पास रहना होता है, उनके साथ सोना है, उनके साथ बैठना है, उनको गले लगाना है। तो तब जाके उनकी अनेक बीमारियां जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही थी, वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं और बड़ा ही मोरल अच्छा हो जाता है, उसका हौसला इतना बढ़ जाता है आदमी का, उन्हें लगता है अब तो मेरे को कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी गौशाला है भारत में तो, कि उनके पास जाके गले लगाएंगे। उनका स्पर्श करने से, अगर गाय का स्पर्श भी ऐसे करते हैं हम, तो गाय के स्पर्श से कहते हैं कि भारतीय शास्त्रों में आया है कि अगर कोई 10 मिनट डेली स्पर्श करे तो उसे बीपी की दिक्कत हो नहीं सकती। अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो ठीक भी हो सकती है केवल गाय के स्पर्श मात्र से। उसी का रूप काउ हगिंग ने ले लिया विदेशों में। तो मैं चाहता हूं कि गाय को कोई एक आम पशु ना समझे, तो इसमें बड़ी सारी अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। एक इसके अंदर जो सूर्य केतु नाड़ू ये होती है, तो उसमें थोड़ा सा स्वर्ण बनता है। 1 क्विंटल अगर गाय का दूध है तो उसमें से 1 मासा सोना निकलता है, अगर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ केवल गाय के ही अंदर पाई जाती है। तो गाय के ऊपर बड़ी सारी रिसर्च होनी चाहिए। काफ़ी रिसर्च हुई भी है अभी तक, लेकिन काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता है। तब तक हम इसको इग्नोर ना करें, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, इनका उपहास ना उड़ाएं, इसके ऊपर साइंस की रिसर्च की आवश्यकता करें। हाँ, अच्छा, आपने शंख के बारे में बताया, आपने पेंडेंट बताया, ये जो चिप है ये भी बताया है, गणेश जी भी। एक पताका रह गई है और बॉडी पार्ट्स हैं वो रह गए हैं। 2 चीज़ें मैं चाहूँगा वासु, आप उधर फोकस करते हैं, फिर सर से पूछ। सर, पताका के बारे में। ये जो ध्वजा है, हाँ। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग ध्वजा का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ध्वजा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देती है। ध्वजा इस चीज़ का प्रतीक है कि हम पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। जब ध्वजा लहराती है हवा में, उससे देखते ही कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है हमें। भारत के देश के शहीदों ने तो जान दे दी अपने देश के ध्वजा के ऊपर। तो इसलिए हम अगर डेली ध्वजा का दर्शन भी करेंगे और 15 दिन में एक बार अपने घर के वर्क प्लेस के ऊपर या फिर रेजिडेंस के ऊपर, जो भी जहाँ भी, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो या हमारा घर का स्थान हो, उस पर ध्वजा लगाएंगे तो हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा लगातार मिलती रहती है। जितने भी एम्प्लॉय होंगे वर्क प्लेस पे, सारे एम्प्लॉय का मनोबल ऊंचा रहेगा अगर ध्वजा लगाएंगे। दुनिया में आज तक कई मिलियन लोगों को डिप्रेशन हो चुका है, लेकिन डिप्रेशन खाली दवाइयों से अक्सर ठीक नहीं होता, उसको दबाए रख सकते हैं दवाइयों से, लेकिन ध्वजा लगाएंगे तो डिप्रेशन दूर भाग जाता है और बड़ा हाई क्वालिटी का मोरल हो जाता है आदमी का। बड़े खुश होके, चौड़ा होके काम करते हैं फिर वो लोग। तो इसलिए ध्वजा लगाएं घर पे। खाली इसको प्रतीक एक कपड़े का टुकड़ा ना समझे, ये एक रडार का काम करती है। ऋषि मुनियों ने ध्वजा के साथ दूसरे ग्रहों से भी बात करने की कोशिश करी, दूसरी जगह पे भी टेलीपैथी करने की कोशिश करी, जो कि ब्रह्मांड में से अच्छी एनर्जी को लेके और हमें प्रेषित करती है, सेंड करती है। तो ऐसी ध्वजाओं को, जैसे आजकल फेसबुक के, यूट्यूब के बैनर्स होते हैं, तो ये भी एक तरह का एक बैनर एक तरह से है, जो कि हमें बताता है, एक जरा सी चीज़ से हमें पता लग जाता है कि यहाँ का ऑरा कैसा है, इस बिल्डिंग का ऑरा कैसा है, इस गाड़ी का ऑरा। गाड़ी के ऊपर भी हम लगा सकते हैं ध्वजा, अपनी बिल्डिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं, कहीं भी हम ध्वजा लगा, जहाँ ध्वजा लगेगी वहीं पे वातावरण थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और उसके वाइब्रेशन अच्छे होंगे। तो इसलिए ध्वजा जरूर लगाएं, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। सबसे पहले भारतीय संस्कृति में ध्वजा लगाई गई है, बाकी संस्कृतियां तो उसके बाद ही पैदा हुई हैं, उन लोगों ने फिर इसका पूरा फायदा उठाया।
लेकिन दोस्तों समझ का कितना फर्क है। सर ने बताया कि ये रडार का काम करता है जो ध्वजा है, और मेरी समझ जो है वो दूसरी तरह से थी कि ध्वजा हम केवल लगाते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि अच्छा जो पॉजिटिविटी है वो भी हमें देख के इसको मिलती है ध्वजा को देखने से। सर बॉडी पार्ट्स बताइए कि सर बॉडी पार्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, जो भारतीय संस्कृति में बॉडी की फिटनेस का पूरा इंतजाम है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, जैसे ही हमने शिवलिंग को स्पर्श किया, जैसे हमने शिवलिंग के मत्था लगाया, तो हमारी बॉडी की कोई एक स्पेशल पॉजिटिव रेडिएशन मिल जाता है और उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। तो एक एक अंग हमारा हम सुरक्षित कर सकते हैं अगर हम भारतीय संस्कृति को मानेंगे। भारतीय संस्कृति में तो आया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह से प्रकृति रक्षति रक्षिता, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारे, अगर हम आर्टिफिशियल गैजेट्स में हमेशा रहते हैं, अगर हमारी जीवन शैली अप्राकृतिक है, तभी हमारे हार्ट की ब्लॉकेज होती है। जो मर्जी खा लिया, बेकरी की चीजें खा ली। आयुर्वेद में तो आया है कि जो 48 मिनट से पहले की बनी चीज है, 48 मिनट से जो पहले की चीज बनी है, वो लगभग एक्सपायर्ड फूड है। चाहे दिवाली की गिफ्ट कितने लोग देते रहे, लेते रहे, लंगर जैसा, भंडारे जैसा खाना, वो तो हमारे लिए जायज है। बाकी तो सारा ब्लॉकेज कराएगा हार्ट की। बाकी से तो फैटी लीवर बनेगा। हमने खा लिया पेट भर के, मेहनत करी नहीं, फिर तो जमा होगी चीज। तो एक तो हम खाना ही अच्छा खाएं, जैसे कि हमारे बॉडी के एक एक पार्ट, ये जो हमारा हार्ट है, इतना कीमती हार्ट है, एक एक वाल्व इसका अभी दोबारा नहीं फिर हमें मिलता, फिर तो बस दिक्कत ही दिक्कत है। ये वाल्व है हमारी ब्लड वेसल्स, वो कीमती, वो हमेशा 100 ईयर से ठीक रहे, हमारे पेट में एसिडिटी ना हो। एसिड, ये देखिए एसिड होगा तो पीला पीला सा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हमें फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनके बजाय बेल पत्थर का जूस लेंगे तो अच्छा रहेगा, मटके का पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं हम ले सकते? क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे जैसे डॉक्टर अगर हैं यहाँ पे, तो भारत में है, तो हम बताएंगे, सिर चढ़ के बोलेंगे कि नहीं, प्राकृतिक चीज़ों को लो और डॉक्टर के पास जाने से बचो, अच्छा रहेगा। बाकी लीवर है, फैटी लीवर तभी होता है जब हमने खा लिया दुनिया भर का, लेकिन सुबह दौड़ नहीं लगाई, मेहनत नहीं करी। हम मेहनत करें सुबह खूब, और सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, फिर हमारा फैटी लीवर हो नहीं सकता। और भारतीय संस्कृति में ऐसे विधान है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घूम के आए। ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट ही भारतीय संस्कृति ने पैदा किया है, तो उससे फिर फैटी लीवर नहीं होता। अगर लोग लेट नाइट में सोते हैं, लेट सुबह उठते हैं, तब फैटी लीवर होता है। तो भारतीय संस्कृति से एक एक अंग की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कब्ज की जो बीमारी होती है, तो कब्ज की बीमारी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा फैटी चीज़ें, ज़्यादा जितने 4 वाइट पॉइजन्स हैं, नमक, मीठा, मैदा, ट्रांसफैट, उनसे फिर कब्ज की बीमारी होती है। अगर हम हफ्ते में एक उपवास रख लें, हफ्ते में एक बार व्रत रख लें, जिसमें केवल फल ही खाएं, आज एकादशी है, आज मेरा व्रत है, ऐसे अगर हफ्ते में एक बार व्रत रखेंगे तो पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, पूरे एक हफ्ते भर की सफाई सारी एक दिन में हो सकती है। तो भारतीय संस्कृति में जो उपवास की महिमा बताई है, चाहे एकादशी का उपवास हो, चाहे नवरात्रि के उपवास हो, उसे बॉडी डिटॉक्स होनी है। 6 महीने में एक बार तो ऐसा उपवास होना चाहिए कि एक हफ्ते हम केवल फल खाएं। वो नवरात्रि के उपवास में ऐसा मौका दिया जाता है हमें, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, फिर कब्ज की शिकायत होती है, मोटापा होता है। तो ऐसी हमारे किडनी, ऐसी हमारे गाल ब्लैडर, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, सारा सिस्टम हमारा हेल्दी रहेगा 100 ईयर्स तक, अगर हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करेंगे। उसमें तो पूरे शरीर की सुरक्षा का सारा इंतजाम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करें, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सकारात्मकता की तरफ ले जाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर मेरा फैटी लीवर ठीक करेगा, डॉक्टर मेरी कब्ज को ठीक करेगा, डॉक्टर मेरे मोटापे को ठीक करेगा, डॉक्टर डायबिटीज़ को ठीक करेगा, ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा। लेकिन आज तक दुनिया में कभी किसी का ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं हुआ कि दवाई दे दी तो हमेशा के लिए ठीक हो गया। जब तक उसका पॉजिटिव, जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगा, तब तक ये दिक्कतें ठीक नहीं होती है। तो सब लाइफस्टाइल डिसीज है, दमे की शिकायत है, चाहे जोड़ों का दर्द है, गठिया का बीमारी है, ये सब गलत खान पान रहन सहन से होती है। कि पिछले 70 सालों से जो भारतीय बजट है, इंडिया का जो बजट है स्वास्थ्य के हेल्थ बजट, उसमें से 90% का जो खर्चा होता है वो एलोपैथी पे होता है, और बाकी 7 से लेकर 10% बजट के खर्चे में सारी पैथियाँ, चाहे आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथ हो या वो उनका सबका निपटारा होता है। लेकिन बात कुछ हो रहा है, जो 90% बीमारियां हैं दुनिया में, भारत में हो रही हैं, इसमें वो क्रोनिक डिसीज हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है। तो ये बीमारियां खाली एक एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकती। दुनिया में आज तक कभी भी किसी का डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई। इंसुलिन से उसको मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जिसने लाइफस्टाइल ठीक कर ली, जो पतंजलि योगपीठ चला गया, हरिद्वार चला गया, ऐसे 50 लोगों की डायबिटीज जड़ से ठीक हो गई है। तो हम क्यों ना इस चीज़ को बढ़ावा दें? तो मेरा ये कहना है कि जैसे नई शिक्षा नीति आई है, ऐसी नई स्वास्थ्य नीति भी आए, जिसमें कि ऐसे डॉक्टर आगे से ऐसा सिलेबस हो डॉक्टर्स का, जिसमें कि 25% रोल एलोपैथी को हो, 25% आयुर्वेद को, 25% योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन को, 25% नेचुरोपैथी को। उससे इस देश का बहुत ज़्यादा पैसा बचने वाला है। तो दोस्तों
देखिए डॉक्टर साहब का ये जो होलिस्टिक जो अप्रोच है हेल्थ को लेकर, आप किसी भी डॉक्टर से अगर मिलेंगे जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं तो शायद इतनी चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन मनोज जी के इतने वीडियोस अवेलेबल हैं फेसबुक पे कि वही अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक जो होलिस्टिक अप्रोच है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सर। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर आप इतने वीडियोस बनाएंगे तो लोग आप तक आना ही बंद कर देंगे कभी, ये फियर फैक्टर? देखिए, क्योंकि आजकल हरी भरी करी की इतनी ऐसी लाइफस्टाइल है। मैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चे बीमार होते रहते हैं, हम नहीं चाहते कोई बच्चा बीमार हो, लेकिन कंप्रोमाइजेज होते हैं। माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चा तेज पंखे में सोया पड़ा रह गया, बच्चे को जंक फूड दे के माता पिता वर्क प्लेस पे चले गए, तो उससे बीमारियां तो होती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी जब तक मानव जाति है जब तक बीमारियां होंगी, तो इसलिए इसकी मुझे कोई वो नहीं है। और अगर बीमार कोई भी ना हो, हम प्रोफेशन चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मोटो ये है कि बीमार ना कोई हो। कम से कम लगभग 90% बीमारियां सब गलत खान पान रहन सहन से होती हैं। आयुर्वेद में तो आया है कि प्रज्ञा अपराधो ही सर्वव्याधि मूलम, जानबूझ के करी गई गलतियां ही बीमारी का कारण है। अगर कोई परमिशन ना दे अपनी बॉडी को तो बॉडी बीमार हो नहीं सकती। हम अपनी परमिशन से ही बीमार करते हैं बॉडी को। तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये जानकारी से भरी बातें बताई हैं वो ट्रैवल जुनून के दर्शकों को आपको लेकर, आपकी बातों को लेकर एक अवेयरनेस देगी, और इन बातों को हम चाहेंगे कि आप लोगों से शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सर करनाल में है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सर का क्लिनिक है यहाँ करनाल में, जगदम्बा बेबी हेल्थ केयर के नाम से। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं सर, बहुत ही ईजी अवेलेबल हैं। और हमें तो सर झट से सर ने हाँ कर दिया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था मुलाकात के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे से जो भी अगर अपने जो लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो देखनी होगी, बीपी के होता है, डायबिटीज़ के होते हैं, तो मेरा भी जगदम्बा बेबी केयर नाम से यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब ने सिल्वर बटन भी दिया है, और फेसबुक पे भी मेरा मनोज मित्र नाम से ही पेज है और जगदम्बा बेबी केयर नाम से पेज है। तो आप एक बार विजिट करें। कोई भी बीमारी का आप नाम बोलें, जगदम्बा बेबी केयर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें, तो उसमें मैंने कुछ दवाई के साथ साथ मैंने बेसिकली उसका कारण बताया। भाई आप ये अगर खान पान में बदलेंगे तो आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी, आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, शुगर की बीमारी ठीक होगी, मोटापा ठीक होगा। हर बीमारी की वीडियो है, तो उस पर भी आप विजिट करें। और मैं हर संडे को लाइव होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे शाम को 4 से 5, जगदम्बा बेबी केयर, इस पे शाम को 4 से 5, उसमें भी जुड़े। दोस्तों प्लीज़ आप जुड़ें, प्लीज़ देखें सर को, और बहुत ही ये वरदान है हमारे समाज के लिए। इसको फैलाएं और लोगों को जोड़ें इससे, ताकि उनको भी मदद मिले। हम जानते हैं कि जहाँ बीमारी होती है जिस घर में, उसका क्या हाल होता है, कई साल बीत जाते हैं लोगों को के बीमारी से लड़ते हुए। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप फैलाएं और जुड़ें जगदम्बा बेबी केयर चैनल के साथ। और हम इस इंटरव्यू को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।